जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 36 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? वैशाली, राजगीर, उज्जैन, कौशाम्बी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजगीर। ठीक है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता है, के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। अगला प्रश्न है साथियों, और साथियों आपको बता दें कि 15 से 17-18 मिनट तक की वीडियो को देखने से आपको अपनी तैयारी का अंदाजा तो लग ही जाएगा। तो बताइए दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं, रामायण की कथाएं, वेदों की कहानियां। तो साथियों जातक कथाएं, ठीक है। अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वो जातक कथाएं दर्शाती है। ठीक है। अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान और हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती है। इन गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया था। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, भगत सिंह, ऊधम सिंह। तो साथियों ऊधम सिंह, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर की ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प नीति व्यपगत का सिद्धांत जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो किसने हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी को अपने साम्राज्य विस्तार नीति हड़प नीति के लिए जाना जाता है। इसने अपने शासनकाल में पंजाब 1849 व अवध 1856 को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग व लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को सामाजिक सुधार नीति के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्रमशः सती प्रथा उन्मूलन 1829 व कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार किए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि में संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 3। तो साथियों अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 3 जो है सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का गठन, राज्य की किसी राज्य के नाम में परिवर्तन आदि है। अनुच्छेद 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और अनुच्छेद 2 जो है वो है प्रवेश या स्थापना, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का गठन। ठीक है। और अनुच्छेद 10 रहना, नागरिकों के अधिकार का बना। मतलब आप समझिए नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। नागरिकों के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 है। और अनुच्छेद 2 क्या है इसको भी देख लीजिए। अनुच्छेद 2 जो है वो आपका संसद और विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। ठीक है। ये पहले आ गया है, होगा क्या? संसद, उसके बाद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा? केवल लोकसभा, संसद के किसी भी सदन, केवल राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद? तो साथियों संसद के किसी भी सदन, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया का विवरण है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों से कम न हों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। 2/3, 3/3, आधी या फिर 1/3? तो साथियों 1/3, ठीक है, 1/3 आपका राइट आंसर होगा। पंचायती राज संस्थान भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के 3 स्तर हैं साथियों, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति जो होती है वो मध्यवर्ती स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर होती है। संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में देश भर की सभी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% या 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा है वेगा, श्रवण, सूर्य, चंद्रमा? कौन है पृथ्वी का निकटतम तारा? तो साथियों सूर्य जो है वो पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा अपने खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगला प्रश्न है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? अभिकेंद्री या जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप या फिर वृक्षाकार या फिर अरीय? तो क्या कहते हैं बताइए? तो जालीनुमा, ठीक है, जालीनुमा कहते हैं जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली? बताइए। तो जो लूनी नदी है साथियों वो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। लूनी नदी पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य में अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहकर कच्छ के रण में जाकर विलुप्त होती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, फिर सरस्वती और बाद में लूनी कहते हैं। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, फिर सरस्वती और बाद में लूनी कहते हैं। इस नदी के पानी में अधिक खारेपन के कारण इसे नमक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र राजस्थान तथा गुजरात है, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में स्थित है? हैदराबाद में, थुम्बा में, कलपक्कम में या फिर मुंबई में? तो साथियों न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ये साथियों हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स भारत के हैदराबाद शहर में स्थित है। इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या फिर लघु अंडमान में? तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है साथियों दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश प्रांत का जिला है जो यहाँ की राजधानी भी है। यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहाँ पर सेलुलर जेल स्थित है, ठीक है। यहाँ मानव के विकास को चिन्हित करता संग्रहालय एथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम भी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है या क्या थी? तो साथियों 2013 से 2018 थी या फिर 2012 से 17 थी, 2011 से 16 थी, 2010 से 15 थी। तो साथियों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि थी वो 2012 से 2017 थी, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 की विषय वस्तु
तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। अगला प्रश्न है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, भारत इमीडिएट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो साथियों, भीम का जो पूर्ण रूप है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी है। यह भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा शुरू किया गया है तथा इसका शुभारंभ 30 दिसंबर 2016 को किया गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 880, 970, 943, 910। तो साथियों 943, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात। जनसंख्या की लैंगिक संरचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंगानुपात कहलाता है। भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, माने 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत में महिलाओं की कमी है। 1000 पुरुषों के हिसाब से 943 महिलाएं। हुसरी या हुशरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम। तो साथियों हुसरी या हुशरी प्रदर्शन जो है वो असम राज्य से संबंधित है। हुसरी या हुशरी प्रदर्शन का संबंध असम से है। हुसोरी रंगोली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हुसोरी मंडली डोल, पेपा, गगन और ताल के साथ गीत गाते हैं जो बीह पर्व के दौरान घर घर जाकर युवकों द्वारा गाया जाता है। इस मंडली में मुख्यतः युवा पुरुष व महिलाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। तो साथियों मुंशी प्रेमचंद हैं इन उपन्यासों के लेखक। ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। तो माने इनका जन्म यहाँ टाइम होता है और मृत्यु इस टाइम होता है। इनका पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, वरदान आदि उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा इत्यादि कहानियां भी लिखी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, UNO का मुख्यालय स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है UNO का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में या फिर वियना में? तो साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है UNO का मुख्यालय। ठीक है, UNO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है साथियों। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। इस समय इसमें 193 देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर चेन्नई? तो साथियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्रणालियों का विकास तथा उत्पादन देश में करने के उद्देश्य से पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? पृथ्वीराज टोंडीमन, सौरभ चौधरी, विजय कुमार, मनु भाकर? तो साथियों पृथ्वीराज टोंडीमन जो है वो ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भारत? तो साथियों भारत। ठीक है, भारत हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत? तो साथियों पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब भी भारत ने जीता। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों असम जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। असम राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं और युवाओं के लिए स्टार्टअप, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो क्या है कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य? तो साथियों सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, यही कुसुम योजना का उद्देश्य है। ठीक है। पीएम कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड और सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना किसानों को दो तरह से फायदा पहुंचाएगी। एक तो उन्हें सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी और दूसरा, अगर वह अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को बेचते हैं तो उससे आय प्राप्त होगी। ठीक है। तो ये था कुसुम योजना का उद्देश्य। अगला प्रश्न है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य, 99वां मौलिक कर्तव्य, 8वां मौलिक कर्तव्य, 10वां मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया साथियों? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को संविधान में जोड़ा गया था, जिसे भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो साथियों ये था आपका टोटल 25 प्रश्न, जो कि झारखंड पुलिस में 25 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो साथियों आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने कमेंट में अपना स्कोर जरूर पोस्ट करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।